हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा बेसिक पढ़ा था। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद सिस्ट्रॉन सीजेड, उसके बाद नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक और मैं क्लास लूंगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, थोड़ा एडवांस्ड प्रॉब्लम को लेके एक और क्लास में लूंगा। जब मैं खत्म कर लूंगा जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों को एक साथ करके एक एडवांस क्लास लूंगा, कुछ नया नया एग्जांपल और देखेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो टोटली बेस्ड होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। जस्ट मैं बेसिक दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका एग्जांपल और दिखाऊंगा कुछ। तो यहाँ पे आज ये है हम लोग का कंटेंट। वेल्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन सीखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन में थोड़ा दूंगा, ज्यादा नहीं। ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा एक आइडिया देके रखूंगा आज। तो ये रहा आज का कंटेंट। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन, हम लोग को पहले थोड़ा जानना होगा कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग को पहले विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज का मतलब क्या है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर जब भी तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके डील करोगे, ये चैप्टर तो काम आएगा ही बॉस। तो इस चैप्टर को एक्चुअली मॉलिक्यूल को जितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे उतना अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो आज जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, लास्ट क्लास में जिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग डील किया था, इस क्लास में भी करेंगे। लेकिन इनिशियली लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरली देखा था sp2 कार्बन लेके डील किया था। sp2 कार्बन क्या होता है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और एक पाई बॉन्ड करता है, इसको sp2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो कार्बन sp2 होता है ट्रायगोनल प्लेनर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। ये आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। याद रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भाग में भाग किया गया। कैसे कैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भाग किया गया, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का दो भाग था, एक जियोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। तो आज हम लोग ऑप्टिकली पढ़ रहे हैं। तो पहले ये भी कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन थोड़ा लास्ट क्लास देख लेना। कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या था, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। ओके, तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग को जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा देखना होगा। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, हम लोग आज sp3 हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा समझेंगे। हम लोग देखे थे केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, फिर भी आज थोड़ा देखेंगे। हम लोग हमेशा sp3 कार्बन, जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं CH4, इसको हमेशा ऐसे लिखते थे हम लोग, ऐसे हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, और अब हम लोग हमेशा बोलते हैं इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। हर एक बॉन्ड एंगल इक्वल है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिक 109 डिग्री बोलते हैं। इसको देख के लग रहा है कि हर एक एंगल 109 डिग्री है? नहीं लगता है। ये हम लोगों का मतलब इजी हो, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ताकि हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। एक तो है ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, लेकिन ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको अच्छे से मैं अगर समझाऊंगा तुम लोगों को, आज मैं ये पेन भी लाया तुम लोग को समझाने के लिए, ये सब पेन। अगर टेट्राहाइड्रल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझना है तो इसको देखो, ये दो बॉन्ड है। टेट्राहाइड्रल का 4 बॉन्ड है ना, मैं दो, कोई भी दो बॉन्ड दो, सेंटर को कार्बन पकड़ो और ये सब हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो दोनों अच्छे से देखो एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन प्लेन क्रिएट करता है, और जो दो हाइड्रोजन होता है कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है। देखो अच्छे से, एक मेरी तरफ होता है हाइड्रोजन और एक तुम लोगों की तरफ। इसको अच्छे से ऐसे देखो तो कैसे दिख रहा है, दो प्लेन क्रिएट किया और एक होता है टुवर्ड्स इस साइड में और एक उस साइड में। तो इसको अगर तुम लोग इस तरफ से देखोगे तो एक दो हाइड्रोजन तो प्लेन में है और एक हाइड्रोजन आएगा तुम लोगों की तरफ और एक हाइड्रोजन तुम लोगों से दूर में रहेगा, मतलब मेरे तरफ रहेगा। अगर तुम लोग देख रहे हो तो एक हाइड्रोजन तुम लोगों की तरफ रहेगा और एक हाइड्रोजन मेरे तरफ, मतलब तुम लोगों से दूर रहेगा। ये है एक्चुअली टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं पता है, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं और कुछ नहीं। तुम जैसे भी ड्रॉ करो एक ही तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखो एक ही तरह का स्ट्रक्चर आएगा ऑलमोस्ट। ये पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको समझने के लिए यही बेस्ट उपाय है। और अगर बॉल स्टिक मॉडल घर में है तो बेस्ट होगा। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशनल सरफेस। लेकिन 2 डायमेंशनल सरफेस में इसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं वेज डैश फॉर्म, वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन। इसको कैसे बोलते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल रूल है।
याद रखना 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लेन क्रिएट किया मैंने जो दिखाया, 2 हाइड्रोजन प्लेन क्रिएट किया, 1 हाइड्रोजन अगर तुम लोग देख रहे हो व्यूअर इस तरफ से अगर तुम लोग देख रहे हो तो 1 हाइड्रोजन टुवर्ड्स यू, इसको सॉलिड लाइन देते हैं, क्या लाइन देते हैं, सॉलिड लाइन देते हैं, 1 हाइड्रोजन टुवर्ड्स यू सॉलिड लाइन देते हैं इसको, और 1 हाइड्रोजन होता है फार फ्रॉम यू, पीछे एक्चुअली। अगर ये बोर्ड एक प्लेन है, ये 2 हाइड्रोजन इस बोर्ड में फिट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस तरफ होगा और ये हाइड्रोजन ठीक उसका पीछे, बोर्ड का पीछे, ये हम लोग नहीं देख पाएंगे, बोर्ड का पीछे है एक्चुअली। तो इसको 2 डायमेंशनल सरफेस में ऐसे 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही वेज डैश फॉर्मूला है, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। ये जो है डार्क लाइन, इसको अबव द प्लेन बोलते हैं और इसको अबव और इसको बिलो बोलते हैं, बिलो द प्लेन। इसको अबव द प्लेन और टुवर्ड्स, अबव और टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द व्यूअर, और इसको बिलो, क्या लिख दिया मैंने, बिलो, इसको बिलो बोलते हैं, और फार फ्रॉम कौन, व्यूअर, तुम लोग समझ में आया। तो ये प्रोजेक्शन का हम लोग को थोड़ा याद रखना है, कुछ नहीं, एक बिलो होता है एक अबव होता है, कैसे देखते हैं, ये गया हम लोग का वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सिमिलरली एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, ये 2 रिप्रेजेंटेशन हम लोग और अच्छे से समझेंगे बाद में, अभी जो बेसिक के लिए समझ के रखो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशन में ही समझते, कैसे समझते, थोड़ा डिफरेंट। इसमें ऐसे कुछ देते हैं, सही वही मॉलिक्यूल में दे रहा हूं, CH4, इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल। ये सेंटर में होता है कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, एकदम वेज डैश जैसा ही है। वेज डैश कैसा था, ऐसा कुछ था, वेज डैश कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। इसको इसी की तरह है, 2 प्लेन में रहता है, मतलब कैसे रहता है मैं दिखाता हूं। ये जो हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो है, 2 बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है ना, जो 2 हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, इसको टुवर्ड्स द व्यूअर बोलते हैं, टुवर्ड्स द व्यूअर। और जो वर्टिकल बॉन्ड है, वर्टिकल मतलब कौन सा, ये वाला वर्टिकल जो बॉन्ड है, ये फार फ्रॉम कौन, व्यूअर। वेरी सिंपल। तो यही याद रखना है सिर्फ, ये फिशर प्रोजेक्शन और ये वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो दोनों को ही हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हम लोग जितना क्लास आगे जाते रहेंगे, जितना एडवांस होता रहेगा, हम लोग यही सब डील करेंगे, एकदम टेंशन मत लो। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में आ जाएगा। तो इसको मैं एक और रिप्रेजेंटेशन देता हूं, कैसे, ये जो डेफिनेशन लिखा, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं। पकड़ लो, सेंटर में कार्बन है, तो हम लोगों को पता है ना, H, ये तो बोला हॉरिजॉन्टल मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, तो टुवर्ड्स को पता है हम लोग कैसा लिखते हैं, डार्क लाइन, और H ये क्या हुआ, वर्टिकल क्या हुआ, फार फ्रॉम व्यूअर, फार फ्रॉम व्यूअर। तो फार मतलब क्या है, डॉटेड लाइन मतलब फार होता है, हम लोग को समझ में आता है। और सेंटर, इसको ऐसे समझाया गया, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन है। इसको जितना सिंपल रखा, मतलब रख सके उतना ही सिंपल रखा। इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ वेज डैश टाइप का हो जाएगा तो फिर, लेकिन इसका भी और इसका अल्टीमेटली मॉलिक्यूल सेम ही होता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है और कुछ नहीं। जैसे मैं दिखाता हूं, वेज डैश को समझ में आया, फिशर में कैसे इसको रिप्रेजेंट करें बोलता हूं। ये मॉलिक्यूल था टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ था टेट्राहेड्रल, मैंने दिखाया था, थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, ऐसा कुछ था। तो फिशर ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया पता है, फिशर ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिशर ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। 2 बॉन्ड टुवर्ड्स और 2 बॉन्ड फार, देखो 2 बॉन्ड फार और 2 बॉन्ड टुवर्ड्स, फिशर ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये गया हम लोग का फिशर और वेज डैश। अभी ये मैंने क्यों बोला, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने से पहले ये हम लोग को थोड़ा समझना होगा, अदरवाइज हम लोग को ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ नहीं पाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी हम लोग घुसेंगे टोटली ऑप्टिकल एक्टिविटी में।
एक्चुअली क्या हुआ 1815 में साइंस एक फिजिसिस्ट थे, आई थिंक उनका नाम था कुछ जीन बायर्ड बोल के, ठीक है, जीन बार्टिस बायर्ड बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। वो नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर काम करते थे, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इस टाइप का ऑप्टिकल एक्टिविटी का। लेकिन लेटर लुईस पास्चर बोल के एक साइंटिस्ट है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुईस पास्चर, इनका मतलब कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा है। लुईस पास्चर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रिजॉल्व किया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इन्होंने एक्चुअली काम किया था सोडियम एमोनियम टार्टारेट को लेके। तो ये क्या कर रहे थे, ये इस कंपाउंड को लेके कुछ काम कर रहे थे, इसका क्रिस्टलोग्राफी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्रिस्टलोग्राफी, जो लोग क्रिस्टल को लेके स्टडी करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। तो करते करते इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बताया, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बनाया, बनाते बनाते उन्होंने देखा कि दो टाइप का क्रिस्टल फॉर्म हुआ, लेकिन वो मिक्स्ड है। तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप उन्होंने, तब इतना तकनीक इतना डेवलप नहीं था, बहुत ही मुश्किल था तब रिसर्च करना, फिर भी उन लोगों ने किया। तब क्या हुआ, फोर्सेप के हेल्प से वो दोनों टाइप का जो क्रिस्टल है उन्होंने अलग किया, और एक चीज नोटिस किया, जो दोनों टाइप का क्रिस्टल है ना, एक दूसरे का मिरर इमेज था। वो क्या था, जो दो टाइप का क्रिस्टल था वहां पे, एक दूसरे का मिरर इमेज था। लेकिन दो टाइप का क्रिस्टल पकड़ लो, ए एंड क्रिस्टल बी पकड़ लो, इसी का ही, दोनों ही सेम टाइप का ही, मतलब पता नहीं अभी क्या है, इन्होंने ऐसा कुछ बनाया था, इसमें दो टाइप का क्रिस्टल आया, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज था। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बोलो, बॉइलिंग पॉइंट बोलो, सॉल्युबिलिटी बोलो, सब सेम था। एवरीथिंग इज सेम। जस्ट क्या डिफरेंट था पता है, दोनों का डिफरेंट था इंटरेक्शन विथ लाइट डिफरेंट था। क्या हुआ पता है, जब इन्होंने ए एंड बी को सेपरेट किया, मतलब इसी का, मैं ए एंड बी दे रहा हूं, उसका वाटर में डिसॉल्व किया, उसके बाद उसका इंटरेक्शन विथ लाइट उन्होंने चेक किया, देखा जब कंपाउंड ए को एक सैंपल ट्यूब में रखा और यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, उसके बाद ये जब पास होके गया तो यहां पे देखा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन था वो एक बार राइट साइड में रोटेट हुआ। यहां पे व्यूअर, एक डिटेक्टर था, यहां पे डिटेक्टर। सिमिलरली जब इन्होंने सेम प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसी कंपाउंड का बी में डाला, बी से पास किया, पहले ए से पास किया तो ये हुआ, जब बी से पास किया कुछ ऐसा उन्होंने नोटिस किया, डिटेक्टर ने नोटिस किया, इधर घूम गया, ये राइट साइड में घूम गया और ये लेफ्ट साइड में घूम गया। तो ये दो चीज नोटिस किया, मतलब नोटिस करने लायक ये है, क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एवरीथिंग सेम था, लेकिन दोनों का इंटरेक्शन विथ लाइट डिफरेंट था। एक क्या कर रहा है, एक लाइट को एक राइट डायरेक्शन में घुमा रहा है और एक लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो जो लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमाया इसको बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन, ए को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला, और बी को क्या बोला, लिवो रोटेटरी। लिवो मींस लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मींस राइट, लिवो रोटेटरी। तो इतना समझ में आया, जो ए एंड बी अलग किया कंपाउंड, दोनों एक दूसरे का क्या था, मिरर इमेज था, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज था, ये मिरर, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज था, दोनों का बाकी सब प्रॉपर्टी सेम था, बाकी सब प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सेम था दो क्रिस्टल का। सब जस्ट क्या डिफरेंट था, दोनों का इंटरेक्शन विद लाइट डिफरेंट था। एक अगर लाइट को राइट में कर रहा है, दूसरा लाइट को लेफ्ट में कर रहा है। एक और चीज नोटिस करने लायक था, जब उन्होंने क्या किया देखो, जब उन्होंने दोनों का मिक्सचर ए बी दिया और लाइट पास किया, तो क्या निकला पता है, लाइट का डायरेक्शन सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। ये तीन चीज ऑब्जर्व करने लायक था। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन,
ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ हम लोग तो देख लेंगे बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो भी मोनोक्रोमेटिक था, मोनोक्रोमेटिक लाइट था, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बहुत ही सिंपल चीज होता है, मैं अभी दिखाता हूं। देखो ये मैं इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेरी सिंपल होता है। देखो लेजर, जो लेजर सब लोगों ने हमने देखा है, रेड ग्रीन येलो कलर का लेजर होता है, छोटा छोटा ऐसा, मतलब मार्केट में मिलता है इजीली, 300-400 रुपए में मिल जाता है। तो लेजर जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। जैसे पकड़ लो रेड लेजर, रेड लेजर ऑलमोस्ट पकड़ लो, उसका लैम्डा जो होता है वेवलेंथ का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट पकड़ लो 700, रफली 700 या 650 के ऊपर होता है, 700 नैनोमीटर होता है उसका वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ का जो सिंगल कलर होता है, जैसे विजिबल VIBGYOR, ये 7 कलर मिलने से हम लोग क्या देखते हैं, व्हाइट देखते हैं। ये 7 कलर मिलने से हम लोग व्हाइट कलर देखते हैं, ये जो वोट का कलर देख रहे हैं हम लोग। तो सपोज यहां से मैंने ग्रीन को अलग कर दिया, या फिर यहां से ऑरेंज को अलग कर दिया। ऑरेंज का रेंज नियरली 620 नैनोमीटर हो गया, या फिर इससे थोड़ा कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ इस लाइट को लिया तो इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। सिर्फ इसको लिया मोनोक्रोमेटिक, इसको लिया मोनोक्रोमेटिक, इसको लिया मोनोक्रोमेटिक, इसको लिया, कोई भी एक कलर को ले लो वो होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ का लाइट। ये जो कलर है ना, कलर रिप्रेजेंट करता है सर्टेन वैल्यूज, हर कलर के अगेंस्ट में कुछ कुछ वैल्यूज है, और वो वैल्यूज होता है वेवलेंथ का वैल्यूज। और वेवलेंथ का वैल्यूज मतलब क्या होता है पता है, हर एक लाइट ऐसे मूव करता है, लाइट ऐसे मूव करता है। तो वेवलेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट। जैसे रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मींस क्या है, सबसे ज्यादा मींस ये जो रेड लाइट होता है ना, रेड लाइट कुछ ऐसा होता है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। और अगर विजुअल देखोगे, विजुअल का वेवलेंथ रेड से कम होता है, सॉरी विजुअल नहीं, वायलेट का वेवलेंथ रेड से कम होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वायलेट कुछ इस तरह होगा। देखो डिस्टेंस कम हो गया, तो जितना डिस्टेंस कम हो रहा है एनर्जी इतना ज्यादा हो रहा है, वेवलेंथ जितना कम हो रहा है एनर्जी इतना ज्यादा हो रहा है। ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है एक्चुअली वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखो क्या है, उसको समझने से पहले लाइट का बिहेवियर हम लोग को समझना होगा। देखो कोई भी अगर लाइट इस डायरेक्शन में मूव करता है, कोई भी लाइट, ये सोर्स है, सोर्स से इस तरफ से मूव कर रहा है, याद रखना लाइट हमेशा जिस तरफ से मूव करता है, लाइट का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड दोनों ही लाइट का जो प्रोपागेटिंग, मतलब लाइट का जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन होता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ये गया हम लोग का लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गया हम लोग का लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग के पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक से डिनोट करते हैं, पकड़ लो मैग्नेटिक फील्ड को, तो स्टिक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हर लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये भी एक बात है याद रखना, लाइट जो होता है, लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल प्लेन में होता है, एवरी पॉसिबल प्लेन। मतलब जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल नहीं है। अगर लाइट का, अगर पकड़ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पकड़ लो ये लाइट का ये मतलब प्रोपगेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। मैंने इधर से टॉर्च मारा या फिर लेजर मारा, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो लेजर ही मारा, टॉर्च नहीं होगा, लेजर मारा, लेजर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है। तो इसका इधर भी एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर से जा रहा है परपेंडिकुलर। एक ही तरफ, ये तो एक लाइन जैसा है ना, इधर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर से भी होगा, थोड़ा और बेंड करो इसको, इधर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थोड़ा और बेंड करो, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हर प्लेन में उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो हर प्लेन में आ रहा है, ऑलमोस्ट हर प्लेन में। और हर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है उसका परपेंडिकुलर में। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पे याद रखना, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें मैग्नेटिक फील्ड साइलेंट है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, मैं ये भी बोलूंगा। हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को देखते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट को नहीं देखते हम लोग। अभी देखो, जब ऐसा कुछ होगा, ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ। अभी जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लेंगे, पकड़ लो
इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां पे डायरेक्शन होगा, ऑलमोस्ट हर पॉसिबल प्लेन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसको मैंने सिंपल समझने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया, मतलब हर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ प्रोपगेशन है। तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक वेव है, थोड़ा मतलब हर प्लेन में एक एक वेव है उसका। तो अभी जब ये जा रहा है इधर से, जब भी कोई एक लाइट जाएगा, इसको अगर हम लोग पकड़ लो, एक सैंपल ट्यूब है जहां पे ए रखा, जो पहले लुईस पास्चर ने सेपरेट किया था, ए रखा। अभी ये पास होने के बाद लुईस पास्चर बोल रहे कि क्या हुआ, ये राइट डायरेक्शन में मूव हो गया। किधर मूव हुआ, राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइट, हर डायरेक्शन में इसका, हर प्लेन में उसका एक कंपोनेंट है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, कौन सा वाला राइट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट नहीं है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। तो राइट या लेफ्ट समझने के लिए पहले इसको हम लोग को आइसोलेट करना होगा। यहां से सिर्फ हम लोग को एक प्लेन लेना पड़ेगा, एक ही प्लेन। इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिफोर ए के साथ इंटरेक्ट कराने से पहले हम लोग यहाँ पे स्लिट रख देंगे। स्लिट, स्लिट मतलब यहाँ पे हम लोग प्रिज्म रख देंगे। प्रिज्म, प्रिज्म पकड़ लो, प्रिज्म, निकोल प्रिज्म साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ये बनाया था जिससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट क्रिएट कर सकते थे नॉर्मल लाइट से। तो यहाँ पे क्या होता है, निकोल प्रिज्म का जो है, निकोल प्रिज्म का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इतना भी सिंपल नहीं है कि तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं। पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा कुछ एक स्लिट जैसा है। स्लिट मतलब क्या है, ए नैरो ओपनिंग। स्लिट मतलब क्या है, ए नैरो ओपनिंग है इस डायरेक्शन में। तो लाइट जब जाएगा, बाकी सब डायरेक्शन का लाइट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपवर्ड इस डायरेक्शन में जो पैरेलल टू दिस स्लिट होता है, पैरेलल टू दिस स्लिट जो लाइट होगा वही पास करेगा। मतलब आफ्टर पासिंग टू दिस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही रहेगा, हमारे पास सिर्फ यही डायरेक्शन का लाइट रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। बाकी सब कैंसिल हो गया क्योंकि बाकी से जा नहीं पा रहा है। और ये जो मैकेनिज्म है ना, ये सनग्लास में यूज होता है, ये सनग्लास में यूज होता है। तुम लोग देखा होगा सनग्लास में कैसे यूज होता है, पोलराइज्ड सनग्लास खरीदने को मिलता है। ये क्या करता है, पोलराइज्ड सनग्लास क्यों यूज करते हैं, ताकि रिफ्लेक्शन कम हो। यहाँ पे क्या करेगा, सेम मैकेनिज्म होता है। लाइट का मतलब मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाता है, मैक्सिमम डायरेक्शन, मैक्सिमम प्लेन, ठीक है। तो पोलराइज हो जाता है, सिर्फ एक ही प्लेन हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। मतलब क्या है देखो, मतलब इसको अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट पकड़ेंगे जिसका हर एक डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, हर एक डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस निकोल प्रिज्म, हमारे पास अभी सिर्फ ये आ गया, बाकी कोई पास नहीं होता है, हमारे पास ये आ गया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल ट्यूब में रखेंगे, हम लोग का जो कंपोनेंट ए या बी जो भी था, इसको अभी पास होने देंगे। और ये पास होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्या लगा होगा पता है, डिटेक्टर लगा, डिटेक्टर तो है ही। और डिटेक्टर में एक हम लोग क्या माउंट करेंगे, यहाँ पे एक और एनालाइजर माउंट करेंगे, हम लोग एनालाइजर लगा देंगे यहाँ पे। जो एनालाइजर एक और पोलराइजर है, पोलराइजर है, एनालाइजर जो है वो एक और पोलराइजर है। इसका काम क्या है देखो, इसका काम क्या है देखो, पहले हम लोगों ने एनालाइजर को फिक्स कर दिया। पहले हम लोगों ने क्या क्या बताया, पहले हम लोगों ने एक प्लेन पोलराइज लाइट यहां से छोड़ा। पहले हमारे पास ये था नॉर्मल लाइट, प्रिज्म से क्रॉस किया, हमारे पास आया प्लेन पोलराइज लाइट। इधर हम लोग रखा एक ट्यूब रखा, लेकिन अभी ये एम्प्टी है, कोई कंपाउंड नहीं है, एम्प्टी है, एम्प्टी। इधर से जब क्रॉस किया, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या हुआ, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ क्योंकि ये एम्प्टी था। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लगाया, ये माउंट किया एक एनालाइजर, और यहाँ पे डिटेक्टर। और एनालाइजर में क्या कर, ये मतलब मूवेबल एनालाइजर है, मूवेबल एनालाइजर है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जब इधर से जा रहा है लाइट, तो यहाँ पे आएगा लाइट, डिटेक्टर पकड़ लेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे, रोटेट करते रहेंगे जब तक हम लोग को यहाँ पे डार्क ना आ जाए। डार्क कब आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी एक क्या, मैंने क्या बोला, ये भी एक पोलराइजर है, ये भी एक निकोल प्रिज्म की तरह पोलराइजर है। पोलराइजर मतलब क्या है, स्लिट, यहाँ पे एक स्लिट लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक स्लिट, एक नैरो होल पकड़ लो। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही एक होल है, ऐसा ही एक होल है जिससे लाइट गया। तो लाइट जाने से तो यहाँ पे तो लाइट दिखेगा ही ना। तो इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूं, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे। तो पकड़ लो, हम लोग इतना तक रोटेट करने के बाद, इतना ये थीटा, इतना तक रोटेट करने के बाद कुछ पास नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे डार्क हो गया, देखो अभी यहाँ पे डार्क हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क हो गया, तो हमारे पास अभी
यहाँ पे है ये, पहले जो एम्प्टी सैंपल से क्या, ठीक है। अभी जब पास होगा तो अभी लाइट क्या हुआ, अभी लाइट सपोज पकड़ लो इस डायरेक्शन में मूव हो गया, राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, तो अभी क्या करेगा देखो, अभी हम लोग को इसको मूव करना पड़ेगा, इसको किस तरफ मूव करना पड़ेगा, इसको पकड़ लो, हम लोग राइट डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, फिर से हम लोग इसको क्या किया, पहले तो ये था, तो अभी ये हो गया, तो थीटा को हम लोगों ने क्या किया, इतना मूव किया, थीटा हम लोगों ने इतना मूव किया, इतना घुमाने के बाद यहां पे फिर से क्या आया, लाइट आया, लाइट आया, मतलब समझ में आया, मतलब अभी लाइट का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि इनिशियली जब था, इनिशियली ये कैसे था, ऐसे था, ऐसे था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया इसको, लाइट जा रहा था, इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, बंद करने से एक सर्टेन एंगल में ये लाइट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी स्लिप का डायरेक्शन ये हो गया, अभी स्लिप का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन था, तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद कितना एंगल घूमने के बाद फिर से लाइट आना स्टार्ट हो, ये हम लोग के पास निकल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बोल पाएंगे कि लाइट कौन सा एंगल में कितना डिग्री में लाइट घुमा, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ओके, क्लियर? ओके, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में तो आ गया। अभी हम लोग को समझना है ओके, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोगों ने समझ लिया, और पास्कल के हिसाब से ये भी समझ लिया कि जो दो क्रिस्टल था ए बी, जो मिरर इमेज था, तो एक अगर लाइट को राइट में घुमा रहा था, दूसरा लाइट को लेफ्ट में घुमा रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये क्यों हुआ, उन्होंने मतलब लुईस पास्कल ने बोला मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डिसिमेट्री है, डिसिमेट्री और एसिमेट्री है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अगर अभी एसिमेट्री और डिसिमेट्री क्या होता है? एक्चुअली एसिमेट्री होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, डिसिमेट्री क्या होता है मैं बोलता हूं, सपोज कोई मॉलिक्यूल में एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर किसी मॉलिक्यूल में एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, वो सब मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल में टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट होता है, ये याद रखना, 23 सिमेट्री एलिमेंट होता है, ये अभी नहीं बाद में समझाऊंगा। अगर 23 सिमेट्री एलिमेंट ही एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल एसिमेट्री होता है, ठीक है। और डिसिमेट्री होता है जब एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे ये एक एग्जांपल देखो, ये मॉलिक्यूल में कोई डिसिमेट्री है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, अगर यहाँ पे हम लोग एक मिरर रखेंगे, मिरर पकड़ लो, स्ट्रिक्ट मिडिल में, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, मैंने समझाया था उस दिन, sp2 प्लेनर। ठीक बीच में अगर हम लोगों ने एक मिरर रखा, देखो ये हाफ इस हाफ को कंप्लीट कर देगा और ये हाफ इस हाफ को कंप्लीट कर देगा। एग्जैक्टली मी, अगर मैं मुझे बीच में काटोगे पूरा, तो क्या होगा, मेरा ये हाफ इस हाफ को कंप्लीट करेगा, ये हाफ इस हाफ को कंप्लीट करेगा, तो मेरे में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहां पे काटेंगे तो मेरा ये हाफ नीचे का हाफ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और नीचे का हाफ ऊपर का हाफ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक कंपाउंड में दिखाता हूं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक्चुअली, लेकिन जस्ट दिखा रहा हूं, इधर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसकी तरह इधर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? देखो, अगर इसको बीच से काटेंगे हम लोग, पूरा बीच से स्लाइस कर दो, इस बोर्ड को इधर से अगर पूरा काटूंगा मैं, तो पूरा बीच से पकड़ लो, ये दो कार्बन है और इधर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अगर ठीक बीच से ऐसे करके काटेंगे हम लोग, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। मतलब क्या है, पकड़ लो, एक मिरर के ऊपर इसको मैंने रख दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन मिरर में आएगा सेम, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा ना, सिंपल सेम आएगा ना। मिरर में जो इमेज आएगा सेम, देखने में एग्जैक्टली इस तरह ही होगा। जैसे अगर मैं गया, मैं अगर मिरर में ये हाथ उठाया, तो मिरर में क्या होगा, देखो मिरर में समझ में आएगा कि मैं उल्टा हो जाएगा मिरर में इमेज, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा सेम ही आएगा उसका इमेज, ठीक है। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं है। एक और कंपाउंड में दिखाता हूं, पकड़ लो ये वाला कंपाउंड। अगर यहां पे रख दिया तो ये दो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है और ये बोर्ड है, ये हाइड्रोजन बोर्ड का उस तरफ है, ये हाइड्रोजन बोर्ड का उस तरफ है। तो देखो, और प्लेन को ऐसे रखा कि इस हाइड्रोजन को काट के, कार्बन को काट के, हाइड्रोजन को काट के ऐसा एक प्लेन रखा, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कंप्लीट करेगा। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जिस जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो सब डिसिमेट्रिक, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री नहीं है उसमें, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री पकड़ लो ये वाला कंपाउंड। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हम लोग को ऑक्सीजन मिला, पकड़ लो यहां से हम लोग को 1 सेंटीमीटर गए, हम लोग को कार्बन मिला, ठीक। हम लोग फिर से और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वहां पे जाके अगर हम लोग जहां से शुरू हुए थे उसी तरह एक कुछ मिला, उतना ही डिस्टेंस जाके, तो उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, पकड़ लो HCl, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में आएगा। तो यहां से अगर स्टार्ट किया हम लोगों ने, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, पकड़ लो यहां पे 1 सेंटीमीटर गया, जाके 1 सेंटीमीटर और गया, जाके हम लोग हाइड्रोजन मिला क्या, नहीं मिला, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री CS नहीं है, यहाँ पे CS है। एक और कंपाउंड दिखाता हूं मैं, C11C दिस, CH3H, CH3H, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट किया, स्टार्ट करके यहां पे जाओ, मिडिल तक जाओ, पकड़ लो 1 सेंटीमीटर गए, उधर और 1 सेंटीमीटर जाओ, तो हम लोग को सिर्फ उसी तरह एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिंपल, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। देयर इज अ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ ए मॉलिक्यूल टू बी डिसिमेट्रिक, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है, जो सब कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाए, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। याद रखना, जो सब कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जैक्टली लाइक जो मैंने पास्टोर का एग्जांपल बोला था, उन्होंने क्या बोला था, एक कंपाउंड राइट में रोटेट कर रहा है, दूसरा कंपाउंड लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो मतलब क्या है, वो दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक क्राइटेरिया होगा, मॉलिक्यूल आइदर डिसिमेट्रिक होना पड़ेगा, और एसिमेट्रिक होना पड़ेगा। ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आएगा, ये वर्ड हम लोग को देखना होगा, काइरेलिटी मतलब क्या है, काइरेलिटी वर्ड का मतलब क्या है, A molecule which is non-superimposable to its mirror image is called chiral molecule. A molecule which is non-superimposable to its mirror image is called chiral molecule, ठीक है। और जो सब कंपाउंड सुपर इंपोसिबल होता है उसको बोलते हैं एकाइरल, जो सब कंपाउंड सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज जनरेट करता है उसको बोलते हैं एकाइरल, अदर देन सबको काइरल बोलते हैं। क्लियर? अभी किस टाइप का मॉलिक्यूल काइरल होगा, ऑल डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक molecules are chiral. All disymmetric or asymmetric molecules are chiral and vice versa. मतलब all chiral molecules are disymmetric और asymmetric. Clear? देखो पहले हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी,
ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग को चाहिए डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक चाहिए मॉलिक्यूल में। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो सब कंपाउंड लाइट को रोटेट कर पाए, हर कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करता है, हर कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करता है। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया है, डिसिमेट्रिक होना पड़ेगा और एसिमेट्रिक होना पड़ेगा। तो काइरलिटी क्या है? मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉन सुपरइम्पोसिबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड काइरल। जो मॉलिक्यूल, काइरल किसको बोलते हैं? जो मॉलिक्यूल नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेज जनरेट कर पाएगा उसको काइरल बोलेंगे। ये कब करेगा? जब मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होगा। वेरी सिंपल। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं देखो, अभी हम लोग सब एक साथ रिलेट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को काइरल होना पड़ेगा। याद रखना, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को काइरल होना पड़ेगा। काइरल मींस मॉलिक्यूल्स में डिसिमेट्री आना पड़ेगा। और काइरल नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेज जो मैंने बोला, ये क्या है? मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं। पकड़ लो, हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड है CH2 Cl2, ऐसा एक कंपाउंड है HCl मैंने इसको लिखा है ऐसे ही। इसका जो मिरर इमेज आएगा क्या आएगा? देखो, इसका जो मिरर इमेज आएगा HCl। तो इसको देखो, तो अगर इसके ऊपर बिठा देंगे पूरा फिट हो जाएगा ना, क्योंकि Cl H। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोसिबल मतलब ये काइरल नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल काइरल नहीं है। अभी नॉन सुपर इम्पोसिबल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। ClBr और पकड़ लो यहां पे F। ClBrF। देखो, ये जो मिरर इमेज यहां पे जनरेट हुआ, अगर इसके ऊपर इसको बिठाएंगे तो फिट होगा क्या? नहीं। Cl के ऊपर Br आ जाएगा और Br के ऊपर Cl आ जाएगा, H के ऊपर H आएगा, F के ऊपर F आएगा, वो फिट हो रहा है। लेकिन ये दोनों चेंज हो रहा है, तो ये हुआ हमारा नॉन सुपरइम्पोज, मतलब सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है, एक के ऊपर एक सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है। जैसे ये दो हाथ एक के ऊपर एक सुपरइम्पोज नहीं होगा। देखो, ये जो है इधर थंब इधर जा रहा है, सुपरइम्पोज नहीं होगा। सुपरइम्पोज होने के लिए इसी तरह एक और हाथ इसके ऊपर रखना पड़ेगा, सुपरइम्पोज इसको बोलते हैं। तो ये हुआ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी है। ये क्राइटेरिया क्या है? कंपाउंड में मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री रहना पड़ेगा और नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज जनरेट करना होगा। तो काइरलिटी के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है डिसिमेट्री। और जनरली देखा गया डिसिमेट्री कब होता है? जब कार्बन में, अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड लेंगे कार्बन में जब कार्बन 4 बॉन्ड करता है, जब 4 डिफरेंट बॉन्ड करेगा, 4 डिफरेंट बॉन्ड, 4 हाथ में 4 डिफरेंट बॉन्ड रहेगा, तब वहां पे काइरलिटी जनरेट होगा। इसको C स्टार से डिनोट करते हैं। जब कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप होगा, तब कार्बन में मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री क्रिएट होगा। और मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री इज द मेन क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए डिसिमेट्री होना पड़ेगा और डिसिमेट्री होने के लिए काइरल होना पड़ेगा। काइरल कब होगा? जब कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप लगा होगा इन जनरल। ठीक है, तो ये गया हम लोग का काइरलिटी का क्राइटेरिया, कब काइरल होगा। और हम लोगों ने देखा काइरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मैं थोड़ा दिखा रहा हूं, पहले का एग्जांपल जो पहले दिखाया था पास्तुल का, कि क्या बोले थे वो बोले थे ए और बी दो क्रिस्टल जनरेट हुआ। एक क्या कर रहा है? एक लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक को बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको प्लस बोलते हैं, ये प्लस देते हैं, और लीवो रोटेटरी बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो मींस प्लस, लीवो मींस माइनस, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब क्या है? दोनों कंपाउंड पूरा सेम है। दोनों कंपाउंड क्या सेम है? दोनों का मिरर इमेज में उन्होंने बोला था जो क्रिस्टल है वो मिरर इमेज है। और देखा, एक लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। लेकिन एक और चीज मैंने पहले बोला था, याद है? जब दोनों का मिक्सचर लिया था उन्होंने, तब लाइट का कोई रोटेशन नहीं हुआ, सेम रहा पूरा इसकी तरह, सेम, नो रोटेशन। एक्चुअली याद रखना, यहाँ पे 2-3 बातें मतलब याद करने लायक है। अगर सेम कंपाउंड है, ए एंड बी एक्चुअली सेम ही कंपाउंड है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज होगा।
ए एंड बी एक ऐसा कंपाउंड है, मतलब सेम ही कंपाउंड होगा, जस्ट मिरर इमेज होगा। मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, इसका कंफ्यूजन थोड़ा अभी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ए एंड बी सेम कंपाउंड है, जस्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, तो एक कंपाउंड अगर लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, बट याद रखना जो रोटेशन का मैग्नीट्यूड है, रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना डायरेक्शन, इसका जो थीटा होगा, थीटा रोटेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। मैंने बोला था, आज थोड़ा बोलूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व रोटेशन। तो ये जो अल्फा है, इसको ऑब्जर्व रोटेशन है। सपोज पकड़ लो ये प्लस 10 डिग्री रोटेट किया, इसलिए प्लस दिया मैंने, प्लस 10 डिग्री मतलब राइट साइड। और इस तो अगर ये सेम कंपाउंड है इसका मिरर इमेज, तो अल्फा होगा माइनस 10 डिग्री, याद रखना अल्फा होगा माइनस 10 डिग्री। तो यहां पे पकड़ लो ए एंड बी है, ए एंड बी है, तो ए एंड बी जब जा रहा है, देखो कुछ लाइट जब ए एंड बी से क्रॉस कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, प्लस 10 डिग्री लाइट को घुमा रहा है, और उसी लाइट को फिर से बी माइनस 10 डिग्री घुमा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट सेम रहेगा। इसीलिए पास्तूर ने ये नोटिस किया था, जब दोनों को मिक्स किया, दोनों का ऑब्जर्व रोटेशन एकदम जीरो रहा, ऑब्जर्व रोटेशन जो अल्फा जो था वो जीरो था। इसीलिए हम लोग देखा जब अलग किया, एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट था, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व अल्फा को बोलते हैं ऑब्जर्व रोटेशन, क्लियर। और ऑब्जर्व रोटेशन से हम लोग इसको स्पेसिफिक रोटेशन से डिनोट कर पाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा मींस जो लाइट से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो लेजर, किस वेवलेंथ में हम लोग लेजर लेंगे, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू, और टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है, और जो अल्फा है ये डिपेंड करता है L इंटू सी। L मतलब क्या है, L मतलब पाथ लेंथ ऑफ द चैम्बर, जहां पे हम लोग का कंपाउंड A या फिर B रहता है, इसका लेंथ क्या है इन डेसीमीटर, इन डेसीमीटर में इसका लेंथ होगा। और कंसंट्रेशन होता है ग्राम पर ml में, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, C होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, L होता है पाथ लेंथ इन डेसीमीटर, C होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये याद रखना, स्पेसिफिक रोटेशन का ये फॉर्मूला होगा। और स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन कब होगा, जब L इक्वल टू 1 होगा एंड C इक्वल टू 1 होगा। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा लैम्डा t इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा होगा। और ये बाय कन्वेंशन हमेशा 1 ही लिया जाता है। L1 जो पाथ लेंथ होता है उसका 1 ही होता है एक्चुअली, 1 डेसीमीटर, एंड कंसंट्रेशन हम लोग 1 ही लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ऑब्जर्व रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन सेम ही आता है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि ऑब्जर्व रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन सेम ना आ रहा हो, मतलब वहां पे L या फिर C को चेंज किया गया होगा। समझ में आ रहा है। तो हर कंपाउंड के लिए ये जो अल्फा का वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग t और लैम्डा को चेंज नहीं कर रहे हो। तो लैम्डा एंड t अगर कांस्टेंट रहा हर कंपाउंड के लिए सेम होगा, लेकिन लैम्डा एंड t को अगर चेंज किया ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखेंगे, तो ये याद रखना। तो अभी हम लोग आज क्या क्या सीखे, आज हम लोग सीखे एक कंपाउंड का मतलब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम लोगों ने देखा वेल्स फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद देखा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, और देखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर दोस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा पाए। हम लोगों ने देखा अगर दो कंपाउंड है, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो एक लाइट को अगर राइट में घुमाता है, दूसरा लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पहले लिखा था HFClBr। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और पकड़ लो ये लाइट को प्लस डायरेक्शन में घुमाया, मतलब राइट, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, BR, H एंड F, ये लाइट को माइनस डायरेक्शन में घुमाएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड। और ये काइरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में डिसिमेट्री है और 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये मिरर इमेज जो क्रिएट किया, ये एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो यहाँ पे क्या टर्म सीखे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइरल कार्बन है, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री है,
मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री है, और क्या क्रिएट किया इसने, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्रिएट किया। एक अगर लाइट को प्लस डायरेक्शन में घुमाएगा, अगर ये प्लस में घुमाएगा ये माइनस में घुमाएगा, और अगर ये माइनस में घुमाएगा ये प्लस में घुमाएगा, ये याद रखना। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज होगा, नथिंग एल्स। क्लियर? ओके, तो आज का क्लास के लिए इतना ही। मुझे आज का ये क्लास बहुत ही जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये बेसिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। हम लोग अभी एग्जांपल में जाएंगे, हम लोग अभी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये बेसिक जो है, ये मैं सोच रहा था इसके ऊपर ज्यादा लंबा क्लास दूं या ना दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये बेसिक है, इसको थोड़ा बहुत तुम लोगों को जानना होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको इलैबोरेट करूंगा, और अगर फिर भी जरूरत हुआ मुझे बोलना, मैं और क्लास ले सकता हूं उसके ऊपर। ठीक है? तो कैसा लगा लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो लेफ्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।